बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो कि आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खुश हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट द प्रोटोजोआ। तो इस चैप्टर की क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन वगैरह ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। इसके बेसिक्स भी डिस्कस हो चुके हैं। हम जल्दी से उनसे गो थ्रू होके नेक्स्ट पे चलेंगे। तो अल्लाह का नाम लेके इसको स्टार्ट करते हैं। और गुजारिश है कि लेक्चर सुनते हुए आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसको खोल के पास रखें, ताकि आपको पता हो कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो प्रोटोजोआ का इंट्रोडक्शन ये कि ग्रीक वर्ड प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, इब्तदाई, पहला। जोआ का मतलब होता है एनिमल। तो ये फर्स्ट ग्रुप ऑफ एनिमल कहलाता है। ये सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इनमें से कुछ के अंदर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन भी पाई जाती है, मतलब कि बहुत सारे सेल्स आपस में इकट्ठे रहते हैं और अपने फंक्शंस बांट लेते हैं। इसको कॉलोनी कहा जाता है, टिश्यू नहीं कहा जाता, क्योंकि ये टिश्यू की डेफिनेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरता है। तो इसके अंदर से अब जो चीज़ें हैं, सबसे पहले ये कि इनके कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं कि उनके सेल के बाहर एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसको पेलिकल कहा जाता है। तो ये इनको एक डेफिनेट लेकिन चेंजेबल शेप देती है, और ये बिल्कुल ऐसे होती है जैसे मोबाइल के ऊपर कवर होता है। जिस तरह कवर के अंदर होल्स होते हैं जहाँ पे आप चार्जर या हैंड फ्री वगैरह लगाते हैं, वैसे ही पेलिकल के अंदर भी ओपनिंग्स होती हैं जिनके थ्रू चीज़ें सेल के अंदर या बाहर आती जाती हैं। तो ये इनकी डाइवर्सिटी है और इनकी टेक्सोनोमिक पोजीशन है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये एक जनरल सेल या एक प्रोटोजोआ के सेल की लेबल्ड डायग्राम है। तो बच्चों, एक चीज़ याद रखनी है कि किसी भी सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज और उसके स्पेयर पार्ट्स होते हैं, प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा के हर सेल के अंदर सेम मुकम्मल के मुकम्मल स्पेयर पार्ट्स मौजूद हैं, चाहे किसी डायग्राम में बने हुए हैं या नहीं बने हुए। इस तरह से इस डायग्राम में बताया गया कि ये गोल सेल है और इसको कट ओपन करके दिखाया गया कि अंदर से किस तरह का होता है। तो मोस्टली जो डायग्राम्स होती हैं वो सेल को ओपन किए बगैर बनाई जाती हैं एनिमल की, मतलब जनरल शेप होती है। तो उसके बाद साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। जो किनारों के पास पास होता है उसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं, और ये कंपैरेटिवली क्लियर होता है और थोड़ा वाटर लाइक, मतलब पतला होता है, इसकी विस्कोसिटी कम होती है। जो सेल के अंदरूनी हिस्से के अंदर होता है इसको एंडोप्लाज्म कहा जाता है। एंडो मीन्स इंटरनल। ये ग्रैन्युलर होता है, इसमें छोटे छोटे से दाने नज़र आते हैं, और ये जो दाने होते हैं ये होते हैं डिफरेंट टाइप के स्टोरेज वैक्यूल्स, यानी कि डिफरेंट मेटाबोलाइट्स होते हैं, वेस्ट होते हैं या फिर और केमिकल्स होते हैं। तो ये दो तरह का साइटोप्लाज्म इसलिए नेसेसरी होता है कि ये लोकोमोशन की एक टाइप है जिसको अमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं, मतलब कि लोकोमोशन की वो वाली टाइप जिस तरह से अमीबा चलता है। तो ये उसके लिए हेल्पफुल है। इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं जो कि एक्सेस वाटर वगैरह को रिमूव करते हैं। और ये डायग्राम के अंदर देखिएगा, ये जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है इनको कलेक्टिंग डक्ट्स या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। तो थिक साइटोप्लाज्म के अंदर ये नालियाँ सी बनती हैं जिनके थ्रू पानी वैक्यूल तक आता है। वैक्यूल बड़ा हो जाता है और फिर ये जब एक स्पेसिफिक साइज़ तक पहुंच जाता है तो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। मेम्ब्रेन यहाँ से ओपन हो जाती है और इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है ये बाहर चला जाता है। सिमिलरली सेल के अंदर पेलिकल के अंदर एक ओपनिंग होती है स्लिट लाइक, इसको साइटोफेरेंक्स कहा जाता है, जहाँ से सेल के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स या फूड वगैरह है वो गुजरते हैं। तो ये सिर्फ उनके अंदर होता है जिनके ऊपर पेलिकल है। जो पेलिकल के बगैर वाले प्रोटिस्ट हैं उनके अंदर सेल में कहीं से भी एंडोसाइटोसिस के थ्रू जो फूड है वो अंदर गुजर जाते हैं। तो साइटोफेरेंक्स के अलावा जो फूड है वो फूड वैक्यूल के अंदर जाती है, और जब डाइजेस्ट हो जाती है तो इजेशन या एक्सक्रीशन वैक्यूल की फॉर्म में एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकल जाती है।
फूड को डाइजेस्ट करने के लिए इनके अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनको लाइसोसोम्स कहा जाता है। तो इसका मतलब बनता है स्प्लिटिंग बॉडीज़, तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनके अंदर डाइजेशन वाले एंजाइम्स होते हैं। तो ये वाली जो डायग्राम्स हैं इसमें जो प्रोसेसेस दिखाए गए हैं ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है ये उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट जो ए वाला इसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं, एक प्रोसेस जिसके अंदर सेल किसी लिक्विड को इनटेक करता है। जब मेम्ब्रेन अंदर को दबती है लिक्विड उसके अंदर चला जाता है, मेम्ब्रेन बंद होकर उसको वैक्यूल की फॉर्म में सील कर देती है। जो बी वाला सीरीज़ ऑफ डायग्राम्स है इसको कहा जाता है फैगोसाइटोसिस, जिसके अंदर कोई सॉलिड फूड पार्टिकल और सेल उसको किस तरह से इनगल्फ करता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन अंदर को दबती है और इसके सिरे दोनों तरफ से मिल जाते हैं। फूड पार्टिकल के इर्द गिर्द एक कवरिंग बन जाती है और फिर इस वेजिकल को फूड वैक्यूल कहा जाता है। और इसी तरह से ये अगर ये एक्सोसाइटोसिस से बाहर जाएगा तो अभी एक्सक्रीशन वैक्यूल है, फूड इसके अंदर से एब्जॉर्ब हो गई और ये मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा और जो वेस्ट मटेरियल वो सेल से बाहर चले जाएंगे। और जो लास्ट के ऊपर होती है ये एंडोसाइटोसिस की एक टाइप, इसको रिसेप्टर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। मतलब सेल के ऊपर, हर सेल के ऊपर, इवन के हमारे सेल्स के ऊपर भी स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जो डिफरेंट मेटाबोलाइट्स, फूड आइटम्स, एंजाइम्स या हार्मोन्स के लिए अलग-अलग होते हैं, लॉक एंड की मॉडल की तरह से। तो वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल रिसेप्टर के साथ लगते हैं, मेम्ब्रेन अंदर को दबती है और वो चीज़ सेल के अंदर चली जाती है। तो कभी सोचिएगा कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है, लेकिन सिर्फ थायराइड ग्लैंड के सेल्स के ऊपर वर्क करता है और बॉडी के किसी सेल को वो स्टिमुलेट नहीं करता। रीज़न इसका ये है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को अपटेक करने वाले जो इस तरह के रिसेप्टर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ थायराइड ग्लैंड के सेल्स के ऊपर होते हैं और कहीं नहीं होते। या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको अपटेक करने वाले रिसेप्टर सिर्फ ओवरीज के अंदर वहाँ पे सेल्स में पाए जाते हैं, बॉडी के बाकी सेल्स में नहीं होते। इस करके ब्लड के थ्रू जब हार्मोन आता है सारी बॉडी का चक्कर लगा कर आता है लेकिन एक्ट अपने टारगेट पे जाके करता है। तो एक्सक्रीशन वगैरह हो गया, एक्सक्रीशन के लिए एक्सोसाइटोसिस यूज़ होता है, गैस एक्सचेंज वगैरह के लिए सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस यूज़ होता है। जब दरमियान में एक मेम्ब्रेन आ जाती है तो फिर उसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो ऑक्सीजन के ज़रिए सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ये बाहर निकालते हैं। अच्छा, जो ये वाली डायग्राम है ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेट करती है। तो फार्मूला वगैरह कोई नहीं याद करना, आपने सिंपली एक चीज़ को थोड़ा कंसेप्ट लेना है कि सबसे जो लेफ़्ट वाली बॉल है इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर रेडियस के साथ इसका जो सरफेस एरिया बनेगा 12.7 क्यूबिक सेंटीमीटर और इसका वॉल्यूम 4.19 क्यूबिक सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर है। मतलब इसको चारों तरफ से अगर नापा जाए तो 12.57 स्क्वायर सेंटीमीटर और वॉल्यूम इसका, यानी कि अगर से अंदर इसको किसी लिक्विड से फिल किया जाएगा तो 4.19 क्यूबिक सेंटीमीटर। सिमिलरली अब ये इससे डबल साइज़ हो गया, इस बॉल का रेडियस 2 सेंटीमीटर है लेकिन इसका जो सरफेस एरिया है ये डबल नहीं, ये उससे तकरीबन 4 गुना ज़्यादा है और इसका वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा, मतलब कि तकरीबन 8 गुना ज़्यादा है। अब ये उससे डबल, मतलब कि 4 सेंटीमीटर इसका रेडियस, यानी कि दरमियान से रख के इसको इधर तक नापेंगे 4 सेंटीमीटर। इसका सरफेस एरिया बनता है 201.06 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि अब इसका सरफेस एरिया 4 गुना बड़ा है इससे भी। इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और ये इसलिए है कि सेल्स अगरचे छोटे नज़र आते हैं रेडियस या डायमीटर वाइज, लेकिन इनका सरफेस एरिया उस हिसाब से काफ़ी बड़ा होता है और चूँकि सिंगल सेल होता है
चारों तरफ से इन्वायरमेंट या वाटर जिसमें ये रह रहा है सेल उसको टच करता रहता है, इसलिए गैस एक्सचेंज वगैरह इनके लिए इंतहाई ईजी हो जाता है। अच्छा, रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत सारी टाइप्स होती हैं जिसके अंदर ये सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों आती हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर पाई जाती है और इसकी जो टाइप्स इसके अंदर बाइनरी फिशन है जिसके अंदर एक एनिमल या एक सेल दो छोटे सेल्स के अंदर हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है। सेल के जो ऑर्गेनेलीज वो भी आधे आधे हो जाते हैं और जो दोनों छोटे सेल्स हैं वो खा पी के अपना साइज बड़ा कर लेते हैं। तो प्रोटोजोआ के डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल के डिवाइड होने का प्रोसेस है वो लंबाई के रुख या चौड़ाई के रुख दोनों सूरतों के अंदर हो सकता है। अब दोनों सूरतें यहाँ पे दिखाई गई हैं। फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर ब्लू वाली हैं ये प्लेन एरिया है, तो इसका सेल जो है ये लंबाई के रुख लॉन्गिट्यूडनली दो में डिवाइड होता है। इसके बरक्स जो दूसरी एग्जांपल है पैरामीशियम की, इसका सेल ट्रांसवर्स यानी कि चौड़ाई के रुख दो में डिवाइड होता है। एक सेल से दो छोटे सेल्स बन जाते हैं जो बाद में खा पी के अपना साइज बड़ा कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को बाइनरी फिशन कहा जाता है। तो ये एक प्रोटोजोआ जो कि सिलिएट ग्रुप के अंदर आता है, इसको स्टेंटर कहा जाता है। उसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है जिसके अंदर एक सेल को ग्रेजुअली बाइनरी फिशन से दो सेल्स में डिवाइड होता हुआ दिखाया गया है। इसके अलावा एक और फॉर्म है जिसको बडिंग कहा जाता है, जिस तरह से आपने फंगस के अंदर पढ़ी थी, यानी कि एक सेल के साथ एक छोटा सा मास बनता है जिसको बड कहा जाता है और वो टाइम के साथ बड़ा हो जाता है, या तो वो डिटैच हो जाता है या साथ ही लगा रहता है और फर्दर उसमें से नए बर्ड्स बनते रहते हैं। मल्टीपल फिशन पाई जाती है जिसके अंदर एक सेल एकदम से बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड हो जाता है, तो इसको मल्टीपल फिशन या शाइजोगोनी कहा जाता है। और इसकी आगे फिर वेरियस फॉर्म्स होती हैं जो कि ज़्यादातर जो पैरासाइट हैं प्रोटोजोआ यानी कि एंडोपैरासाइट के तौर पे दूसरे एनिमल की बॉडीज़ के अंदर रहते हैं, उनके अंदर देखने को मिलती हैं। तो इस तरह की रिप्रोडक्शन की जो एग्जांपल है वो है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कॉज करने वाला पैरासाइट है और अपने लाइफ साइकिल के अंदर शाइजोगोनी से बहुत कम टाइम में अपनी तादाद को बहुत ज़्यादा कर लेता है। तो इसके अलावा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शर्त पहले ये है कि इसके अंदर मियोसिस होनी चाहिए। मियोसिस से गैमीट्स बने और गैमीट्स आपस में फ्यूज़ होके यानी कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर एक डिप्लॉयड सेल्ड जाइगोट बने। लेकिन प्रोटोजोआ के अंदर मोस्टली जो सेक्सुअली मैच्योर इंडिविजुअल्स हैं यानी कि एडल्ट एनिमल्स वो हैप्लॉयड यानी कि 1n होते हैं, इसलिए इनमें मियोसिस नहीं होती, इनके गैमीट्स बनते हैं माइटोसिस से, क्योंकि ऑलरेडी 1 है तो फिर वो दोबारा से 1 का हाफ नहीं हो सकता इस केस के अंदर। तो माइटोसिस से गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स भी इसके हैप्लॉयड ही होते हैं क्योंकि माइटोसिस से बने हैं। माइटोसिस वाले 1n सेल से आगे 1n सेल ही बनता है। तो 1n प्लस 1n जब इसके दो गैमीट्स आपस में मिलते हैं तो वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनता है। जाइगोट इसका डिप्लॉयड होता है और उसके अंदर जो पहली सेल डिवीजन होती है वो होती है मियोसिस, यानी कि क्रोमोसोम नंबर को दोबारा से हैप्लॉयड पे ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। इसको कहा जाता है रिडक्शन डिवीजन। तो प्रोटोजोआ का जो ग्रुप सिलिएट्स है जिसमें पैरामीशियम और इसके रिश्तेदार बाकी आते हैं, उनके अंदर दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मेगा न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस, और इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक ख़ास टाइप पाई जाती है जिसको कॉन्जुगेशन कहा जाता है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आगे डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद है सिम्बियोटिक लाइफस्टाइल। तो बहुत सारे प्रोटोजोआ दूसरे एनिमल्स के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के अंदर रहते हैं। सिम्बियोसिस का मतलब होता है किस तरह का रिलेशनशिप जिसके अंदर दो ऑर्गेनिजम्स आपस में इकट्ठे रहते हैं। तो रिलेशनशिप की बेस के ऊपर ये कोमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म या पैरासाइटिज्म वगैरह हो सकता है। तो प्रोटोजोआ के मोस्टली मेंबर्स पैरासाइट ही होते हैं और ये एक दूसरे एनिमल के अंदर या उसके ऊपर रहते हैं, और जो दूसरा एनिमल है उसको होस्ट कहा जाता है। तो पैरासाइट और होस्ट के दरमियान वाला जो रिलेशनशिप इसको पैरासाइटिज्म कहते हैं और ये अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। पैरासाइट की लाइफ हिस्ट्री के अंदर एक या एक से ज़्यादा तरह के होस्ट भी हो सकते हैं
और जितने होस्ट ज़्यादा होंगे उतना उसका लाइफ साइकिल भी कम्प्लेक्स होता जाएगा। सेकंड थिंग, उस पैरासाइट को कंट्रोल करना भी उतना ही मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि ये जो पैरासाइट होते हैं हर होस्ट के अंदर अलग-अलग शक्ल बदल लेते हैं। तो इसके अंदर से आखिरी वाला है, उसको डेफिनेटिव होस्ट कहा जाता है, जिसके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। और बाकी जो इसके इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, दरमियानी होस्ट कहा जाता है इनको, उसके अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपनी तादाद को ज़्यादा करते हैं। डेफिनेटिव होस्ट किसी भी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही होता है, लेकिन इंटरमीडिएट होस्ट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जितने भी इंटरमीडिएट होस्ट हैं उनके अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपनी शक्ल को बदलते जाएंगे और डेफिनेटिव होस्ट के अंदर जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और अपनी फिर फाइनल फॉर्म के अंदर आएंगे और उसके बाद अपने स्पोर्स या एग्स जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे। तो इसके अलावा इनके अंदर कमेंसलिज्म भी पाया जाता है और इनके अंदर म्यूचुअलिज्म भी देखने को मिलता है। रियल जिसकी आगे आएंगे। तो उसके बाद इनकी टेक्सोनॉमी का थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि वो जोलॉजिस्ट जो प्रोटोजोआ के अंदर स्पेशलाइज करते हैं उनको प्रोटोजोलॉजिस्ट कहा जाता है। बहुत सारे प्रोटोजोलॉजिस्ट अब प्रोटोजोआ को सब किंगडम का दर्जा देते हैं। पहले था ये फाइलम प्रोटोजोआ, अब सब किंगडम प्रोटोजोआ। और कई क्लासिफिकेशन सिस्टम जो फाइव किंगडम सिस्टम के अलावा है वो प्रोटोजोआ को किंगडम का दर्जा देते हैं। बहरहाल अगर इसको सब किंगडम भी कंसिडर किया जाए तो इसके अंदर 7 मेजर फाइलम आते हैं। तो ये है फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, जिसके अंदर फ्लैजिलेट यानी कि फ्लैजेला वाले प्रोटोजोआ जिस तरह से यूग्लिना वगैरह होता है वो आते हैं। इसके अंदर अमेबी, अमेबा की जमा होती है, अमेबा आते हैं जिनके अंदर सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस यानी कि एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। फिर आता है फाइलम लेब्रिंथोमॉर्फा, एपीकॉम्प्लेक्सा, फाइलम माइक्रोस्पोरा, एसिटोस्पोरा और मिक्सोजोआ। तो इसकी जो स्पीशीज़ हैं या तो ये सेप्रोजोइक हैं यानी कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, या फिर इनमें से अक्सरियत पैरासाइट्स हैं। फिर आता है फाइलम सीलियोफोरा, जिसके अंदर इस तरह के प्रोटोजोआ आते हैं जिनकी जो सेल सरफेस उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं जिनको सीलिया कहा जाता है। तो सीलियोफोरा के अंदर एक और चीज़ यूनिक है कि इनके अंदर दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक डिप्लॉयड होता है, दूसरा पॉलीप्लॉयड होता है। मतलब कि 8n 10n या 12n होता है। तो इनके अंदर ही वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्पेसिफिक टाइप पाई जाती है जिसको कॉन्जुगेशन कहा जाता है। तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है, मतलब कि सब किंगडम प्रोटोजोआ के आगे जो 7 फाइलम बनाए गए हैं इस बेस पे बनाए गए हैं। नंबर 1 के इनके अंदर न्यूक्लियस कितनी तरह का है, नंबर 2 इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा, और नंबर 3 इनके अंदर लोकोमोशन के लिए कौन सा मैकेनिज्म पाया जाता है। तो प्रोटोजोआ की स्पीशीज़ की तादाद 38,000 से ज़्यादा है। तो बच्चों एक बात याद रखें कि बुक आपकी चूँकि पुराना एडिशन है जो कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है, मिलर एंड हार्ले का जो 5th एडिशन है, 5वां एडिशन, वो आपके कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। और फ़िलहाल इसका करंटली 15th एडिशन, 15वां एडिशन जो मतलब कि लेटेस्ट चल रहा है। तो आजकल बहरहाल इसकी स्पीशीज़ 1 लाख से ज़्यादा है, लेकिन आपको पेपर में अगर पूछा जाए आपने 38,000 ही लिखना है। ये इसकी मुकम्मल क्लासिफिकेशन है जो कि डिटेल और डायग्राम समेत हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेक्चर ग्रुप में पढ़ा, अगर कोई बच्चे ने अभी तक नहीं देखा तो वो देख सकते हैं, अभी मैं डिलीट नहीं किया। तो सबसे पहले आता है फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा।